नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और रिसर्च है। इन स्रोतों में 3 बड़े विचार हैं: ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्र और तीसरा था पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। बिल्कुल, हर एक पर घंटों बात हो सकती है, बहुत विशाल है ये। इसीलिए आज हम पहले और सबसे बुनियादी विचार में गहराई से उतरते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। एनर्जी फ्लो। हाँ, एनर्जी का फ्लो मतलब एनर्जी आती कहाँ से है, जाती कहाँ है और बीच में उसका सफर कैसा होता है। आज हम एक तरह से ऊर्जा के एक कण का पीछा करेंगे। अच्छा। सूरज की एक किरण से लेकर एक बाज के पंख तक उसका सफर कैसा होता है। चलिए इस जासूसी में साथ चलते हैं। ये सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है और ये सही शुरुआत भी है, क्योंकि जैसा कि आपके नोट्स में पहली लाइन में लिखा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक व्यापक, विशाल और गतिशील प्रणाली है। गतिशील यानी डायनामिक। हाँ, और यहाँ ये गतिशील शब्द ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि ये कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती फिल्म है जिसमें हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। सही। और इस फिल्म को चलाने वाली जो चीज है वो है ऊर्जा। तो सबसे पहली बात जो इन नोट्स से निकल कर आती है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन ऊर्जा है। बिना इसके तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल भी नहीं। चलने, बढ़ने, सांस लेने, हर चीज के लिए। एकदम सही। और पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन के लिए ये ऊर्जा एक ही जगह से आती है, सूरज। सूरज से। हमारे हरे पौधे, जिन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो असली जादूगर हैं। वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो धूप से खाना बनाते हैं। बिल्कुल, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और मुझे लगता है कि ये एक तरफा रास्ता है, मतलब ऊर्जा हमेशा पौधों से जानवरों की तरफ जाती है, कभी वापस नहीं आती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक वन वे स्ट्रीट है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स तक होता है। और इसी प्रवाह को समझने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसे पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। पोषी स्तर, इसका मतलब हुआ खाने का लेवल, है ना? कौन किसको खाता है, उसकी एक सीढ़ी जैसी। बेहतरीन तरीके से समझाया। ये बिल्कुल एक सीढ़ी है। सबसे नीचे पहले लेवल पर हमारे उत्पादक हैं, हरे पौधे। ओके। इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपना पोषण करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 पर पौधे हो गए। अब लेवल 2 पर कौन आएगा? लेवल 2 पर आते हैं परपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स, यानी वो जो दूसरों पर निर्भर है। हाँ, ये हैं हमारे शाकाहारी जानवर, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे कोई हिरन जो घास खाता है या कोई टिड्डा जो पत्ती खाता है। बिल्कुल, वो सीधे पौधों से ऊर्जा ले रहे हैं। और फिर लेवल 3 पे वो जानवर आएंगे जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। हाँ, मतलब मांसाहारी। एकदम। इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे वो लोमड़ी जो खरगोश को खाती। अच्छा। फिर लेवल 4 पर वो मांसाहारी आते हैं जो दूसरे मांसाहारियों को खाते हैं, जिन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और ये सिलसिला ऊपर तक जाता होगा। हाँ, ये सबसे ऊपर लेवल 5 तक जा सकता है, जहां शीर्ष मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर या बाज, जिनका कोई और शिकार नहीं करता। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। नोट्स कहते हैं कि हर लेवल पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है। हाँ, इसका मतलब है कि हिरन को घास से मिली सारी ऊर्जा शेर को नहीं मिलती। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हर छलांग में, मतलब हर लेवल पर काफी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। कितनी? एक मोटा मोटा नियम है, जिसे 10% का नियम कहते हैं, कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। सिर्फ 10%? हाँ, बाकी 90% उस जीव के अपने काम करने, दौड़ने, सांस लेने में और गर्मी के रूप में खर्च हो जाती है। अरे वाह! तो अगर पौधों के पास 1000 यूनिट ऊर्जा है तो टिड्डे को सिर्फ 100 यूनिट मिलेंगी। सही। और टिड्डे को खाने वाली छिपकली को 10 यूनिट और छिपकली को खाने वाले सांप को सिर्फ 1 यूनिट। आपने पूरी तरह समझ लिया। और यही 10% का नियम हमें बताता है कि दुनिया में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कई ज्यादा क्यों हैं। अच्छा, क्योंकि उनके लिए ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध है। बिल्कुल, ग्रह का ऊर्जा बजट ही ऐसा है। ऊपर के लेवल्स के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है, इसीलिए आपको 6 से ज्यादा पोषी स्तर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि आखिर में ऊर्जा बचती ही नहीं। हाँ, आखिर में इतनी कम ऊर्जा बचती है कि वो किसी और का पेट भरने के लिए काफी नहीं होती।
तो इस ऊर्जा के सफर को समझने के लिए हमारे पास 3 तरह के मैप हैं, जैसा कि नोट्स में दिया है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य जाल मतलब फूड वेब, और पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। खाद्य श्रृंखला से शुरू करते हैं, जो सबसे सीधी लगती है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन ऊर्जा के प्रवाह का सबसे सीधा और सरल रास्ता है, खाने और खाए जाने की एक सीधी लाइन, और ये हमेशा एक उत्पादक से शुरू होती है और एक शीर्ष उपभोक्ता पर खत्म होती है। और यहाँ पर एक मजेदार साइड नोट है। क्या आप जानते हैं बॉक्स, ये भालू के हाइबरनेशन के बारे में है। हम सोचते हैं कि भालू सर्दियों में गहरी नींद में चले जाते हैं, पर नोट्स कहते हैं कि ये जमीन में रहने वाली गिलहरी जैसा असली हाइबरनेशन नहीं है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। भालू की स्थिति को असल में टॉर्पर कहना ज्यादा सही है। ये एक बहुत गहरी नींद है, लेकिन उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरता। अच्छा, इसीलिए तो एक माँ भालू फरवरी की कड़कड़ाती ठंड में जागकर अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। कमाल है। और एशियाई भालू जैसे कुछ भालू गर्म इलाकों में भी आराम से सो सकते हैं, जहां खाना पूरे साल मिलता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ ठंड से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ऊर्जा बचाने की एक बेहतरीन रणनीति है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। खैर, वापस खाद्य श्रृंखला पर आते हैं। नोट्स में 2 तरह की श्रृंखलाओं का जिक्र है। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। हाँ, ये वो क्लासिक खाद्य श्रृंखला है जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है। यह हमेशा जीवित हरे पौधों से शुरू होती है। नोट्स में इसके बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, जमीन पर एक पौधा है जिसे एक कैटरपिलर खा रहा है, उस कैटरपिलर को एक छिपकली खा रही है, और फिर छिपकली को एक सांप। एक सीधी लाइन। और पानी में भी ऐसा ही होता है। वहां पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब पानी में तैरने वाले छोटे छोटे पौधे। सही। उन्हें प्राणी प्लवक जू प्लैंक्टन खाते हैं, जिन्हें छोटी मछलियां खाती हैं, और फिर उन मछलियों को एक पेलिकन जैसा बड़ा पक्षी खा लेता है। लेकिन एक और तरह की खाद्य श्रृंखला है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर बहुत जरूरी है। वो है अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्राइटिस फूड चेन। हाँ, ये प्रकृति की रिसाइकलिंग टीम है एक तरह से। अपरद यानी मृत चीजें। बिल्कुल। ये श्रृंखला जीवित पौधों से नहीं, बल्कि मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे गिरी हुई पत्तियां, मरी हुई लकड़ी या मरे हुए जानवर। अच्छा, तो इसका उदाहरण क्या होगा? नोट्स में एक अच्छा उदाहरण है। जमीन पर पड़ा कूड़ा या सड़ते पत्ते, लिटर, जिन्हें केंचुए खाते हैं। फिर उन केंचुओं को शायद कोई मुर्गी खा ले, और उस मुर्गी को एक बाज। तो यहाँ ऊर्जा का स्रोत मरी हुई चीजें हैं। सही। लेकिन असल जिंदगी एक सीधी लाइन तो नहीं होती है ना। एक सांप सिर्फ छिपकलियों का इंतजार तो नहीं करता होगा। नहीं करता होगा। उसे जो मिले खा लेता होगा। आपने मुद्दे की बात पकड़ ली, और इसीलिए असलियत को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे पास खाद्य जाल या फूड वेब है। फूड वेब ये कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। ये असल में प्रकृति का इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस है। सब कुछ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। नोट्स में घास के मैदान का एक खाद्य जाल दिखाया गया है। यहाँ घास को सिर्फ एक नहीं, बल्कि चूहा, खरगोश और टिड्डा तीनों खा सकते हैं। फिर खरगोश को सीधे बाज खा सकता है, लेकिन चूहे को पहले सांप खाता है और फिर उस सांप को बाज खाता है। ये तो सच में एक जाल जैसा है। और इस जाल का सबसे बड़ा फायदा है स्थिरता। स्थिरता वो कैसे? अगर किसी वजह से उस इलाके के सारे खरगोश खत्म हो जाएं, तो बाज भूखा नहीं मरेगा। उसके पास खाने के लिए चूहे और सांप का विकल्प मौजूद है। अच्छा, मतलब इसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं? हाँ, एक रास्ता बंद हो जाए तो ऊर्जा दूसरे रास्ते से बहने लगती है। जितना ज्यादा जटिल खाद्य जाल होता है, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थिर और मजबूत होता है। फिन, पोरपॉइज और व्हेल, हम अक्सर उन्हें बड़ी मछली समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है, लेकिन वो मछली नहीं है। वो स्तनधारी हैं, मैमल्स, ठीक हमारी तरह। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके गलफड़े नहीं होते। वो पानी में सांस नहीं ले सकते। उन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, जिसके लिए उनके सिर पर एक ब्लो होल होता है। अच्छा, जैसे नाक होती है? बिल्कुल। ये वर्गीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। तो हमने देखा कि ऊर्जा एक सीधी लाइन में या फिर एक उलझे हुए जाल में बह सकती है। लेकिन एक मिनट, अगर हर लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है, तो क्या इसे दिखाने का कोई विजुअल तरीका है? क्या हम इसे ग्राफ की तरह देख सकते हैं? मुझे लगता है स्रोत में पिरामिड का जिक्र है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी तीसरी और आखिरी अवधारणा आती है, पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये इन संबंधों को देखने का एक ग्राफिकल तरीका है, एक डायग्राम जैसा। हाँ, आप कल्पना कीजिए कि हम हर पोषी स्तर को एक के ऊपर एक ब्लॉक की तरह रख रहे हैं। सबसे नीचे
उत्पादकों का सबसे बड़ा ब्लॉक। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ब्लॉक छोटे होते जाते हैं। और ये पिरामिड का आकार इसलिए लेता है क्योंकि हर ऊपर वाले लेवल पर जीवों की संख्या, उनका कुल वजन, जिसे जीव भार या बायोमास कहते हैं, और उपलब्ध ऊर्जा। हाँ, और ऊर्जा, तीनों चीजें घटती जाती हैं। एकदम सही। और नोट्स में 3 तरह के पिरामिड बताए गए हैं, संख्या का, जीवभार का और ऊर्जा का। आज हम संख्या के पिरामिड पर ध्यान देते हैं, जो सबसे सीधा साधा लगता है। ठीक है। एक घास के मैदान में घास के तिनकों की संख्या लाखों करोड़ों में होगी। उन्हें खाने वाले टिड्डों की संख्या हजारों में होगी। और उन टिड्डों को खाने वाले चूहों की संख्या सैकड़ों में होगी। और उन चूहों को खाने वाले बाज शायद 1 या 2 ही होंगे। ये तो एकदम सीधा पिरामिड बन गया, आधार चौड़ा और चोटी पतली। ये तो लॉजिकल भी लगता है। हाँ, ये सबसे आम है। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ ऐसा है जिसने मुझे भी चौंका दिया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। क्या? स्रोत कहता है कि ये पिरामिड हमेशा सीधे नहीं होते, वे उल्टे भी हो सकते हैं। उल्टे? हाँ, ये कैसे संभव है? एक पिरामिड अपनी नोक पर कैसे खड़ा हो सकता है? उल्टा पिरामिड, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक अकेला पेड़ हजारों जीवों का बोझ उठा रहा है। क्या ये सिस्टम बहुत नाजुक नहीं है? अगर वो एक पेड़ गिर गया तो? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस मॉडल की खूबसूरती और सीमा दोनों को दिखाता है। कैसे? एक जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना कीजिए। यहाँ उत्पादक कौन है? एक विशाल पेड़। तो संख्या के पिरामिड का आधार क्या हुआ? सिर्फ एक। अच्छा, समझ गए। सिर्फ एक पेड़। फिर उस एक पेड़ पर रहने वाले पक्षी, मान लीजिए 100 है, तो दूसरा लेवल पहले से चौड़ा हो गया। बिल्कुल। और उन 100 पक्षियों के शरीर पर रहने वाले परजीवी, पैरासाइट्स, जैसे कि पिस्सू, शायद हजारों में होंगे। ओह। और उन हजारों परजीवियों के ऊपर रहने वाले अति परजीवी, हाइपर पैरासाइट्स, जैसे बैक्टीरिया, लाखों में हो सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है। पिरामिड सीधा होने के बजाय उल्टा हो गया है। हाँ। तो इसकी वजह यह है कि ये पिरामिड सिर्फ गिनती कर रहा है, आकार नहीं देख रहा। उसने एक विशाल पेड़ को भी 1 गिना और एक छोटे से बैक्टीरिया को भी 1 गिना। यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। और दूसरी व्यवहारिक समस्या ये है कि क्या आप सच में एक जंगल के सभी कीड़ों या मिट्टी के सभी जीवाणुओं की गिनती कर सकते हैं? नहीं, ये तो लगभग असंभव है। बिल्कुल। इसलिए संख्या का पिरामिड एक बहुत उपयोगी मॉडल है, जो हमें एक नज़र में सिस्टम को समझने में मदद करता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। तो आज की हमारी जासूसी का सार ये है कि ऊर्जा का सफर एक दिशा में होता है, जो सूरज से शुरू होकर पौधों के जरिए खाद्य श्रृंखलाओं और जालों में उलझता हुआ आगे बढ़ता है। और इस पूरे सिस्टम को हम पिरामिड की शक्ल में देख सकते हैं, जो हमें रिश्तों की एक झलक देते हैं। पर कभी-कभी ये पिरामिड हमारी सोच के विपरीत उल्टे भी हो सकते हैं। मेरा आखिरी विचार यह है कि ये सभी मॉडल, श्रृंखला, जाल, पिरामिड, हमें एक ही चीज सिखाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अविश्वसनीय रूप से जटिल और नाजुक होते हैं। बहुत ज्यादा। खाद्य जाल में से सिर्फ एक प्रजाति को हटाने से पूरे सिस्टम में ऐसे प्रभाव पड़ सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करना चाहूंगी। स्रोत में बताया गया है कि संख्या के पिरामिड के लिए सभी जीवों की गिनती करना कितना मुश्किल बल्कि असंभव है। सही बात है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सभी सदस्यों की सही गिनती भी नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उसकी जटिलता को पूरी तरह समझ रहे हैं और उसकी प्रभावी ढंग से रक्षा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।